व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। फिल्म की शुरुआत होती है रसिया के एक हेडक्वार्टर से, जहां पर कि हमें जेटा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। दरअसल जेटा के अंदर कुछ सुपर पावर शक्तियां होती है और ये रसिया के लोग उनके दिमाग से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मालूम पड़ता है कि रसिया के हेडक्वार्टर से जेटा वहां से भाग निकलता है और फिर पूरा का पूरा रशियन माफिया जेटा को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ, जहां पर हम फ्रांसिस को देख पाते हैं, जो कि एक बाउंटी हंटर होता है। अपने दोस्त कोल्ट के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। एक्चुअली जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती, उन सारे अपराधियों को फ्रांसिस और उसका दोस्त कोल्ट मिलकर पकड़ता है। और हाल ही में उन्हें डिसूजा नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम मिला है और इस काम के बदले उन्हें 5 लाख मिलेगा। वो लोग डिसूजा को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो कमिश्नर के पास डिसूजा को लेकर जा रहे होते हैं, तभी वहां पे एंट्री होती है एंजेला की और हमें पता चलता है कि वो भी एक बाउंटी हंटर है और वो भी पैसे लेकर इन अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। हमें पता चलता है कि 1 साल पहले एंजेला और फ्रांसिस दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। अब वो दोनों ही बाउंटी हंटर बन चुके हैं, लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। जिसके बाद कमिश्नर उन दोनों को एक और काम देता है और मालूम चलता है कि इस बार एक जीतू नाम के आदमी को पकड़ने का काम मिला है। वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और उससे ज्यादा उसका भाई पावरफुल है, इसलिए उसे पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि जीतू को वो सही सलामत पकड़ के उसके पास लेकर आए। उसे अगर जरा सा भी खरोच आई तो उसका भाई उसे छोड़ेगा नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद उन्हें जीतू का पता मिलता है और जीतू समंदर के अंदर एक यार्ड पे था। ये लोग जीतू को पकड़ने जाते हैं, लेकिन वहां झड़प होने की वजह से जीतू को गोली लग जाती है और जीतू वहीं मारा जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने नहीं देखा, इसीलिए कोल्ट और फ्रांसिस तो वहां से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें वहां जेटा को देख पाते हैं, जो कि फ्रांसिस को घूर घूर के देख रहा था और जेटा ने इन दोनों को जीतू का खून करते हुए भी देख लिया था। फ्रांसिस और कोल्ट को ऐसा लगता था कि शायद इसे कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए ये लोग वहां से चुपचाप चले जाते हैं। एंजेला को भी मालूम चल जाता है कि जीतू मर चुका है, क्योंकि एंजेला के पास अब जेटा था। जब यह बात फ्रांसिस को मालूम चलती है तो फ्रांसिस और कोल्ट दोनों मिलकर जेटा को लेकर भाग जाते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में ही जेटा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वे दोनों तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए वो लोग उसे घर ले आते हैं। लेकिन घर लाने के बाद से फ्रांसिस को जेटा के साथ अजीब तरह का लगाव हो चुका था। ऐसा लग रहा था फ्रांसिस को जैसे वो इस लड़के को बहुत पहले से जानता हो, पर जेटा तो यहाँ फ्रांसिस को सचमुच ही पहले से जानता था। जेटा को थोड़ा डर लगता है, वो फ्रांसिस के पास चला जाता है। तब फ्रांसिस को मालूम चलता है कि जेटा भूखा है, इसीलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कहते हैं कि रशियन माफिया के लोग भी यहाँ आ पहुंचे थे और वो उस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देता है। उन्होंने जित्तू के भाई को भी मार दिया था। वो किसी भी तरह से बस जेटा को लेने आए थे और वो इसमें कामयाब भी रहे। वो लोग जब जेटा को यहाँ से ले जाने लगता है, तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही उन लोगों का पीछा करता है। फ्रांसिस पागलों की तरह जेटा के पीछे भागता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, यानी 1070 में, जहाँ पर कि हमें एक रोमन सम्राट के बारे में दिखाया जाता है। रोमन सम्राट अपनी लालची नज़र लेकर भारत की तरफ निकला और वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। वो अपने 2.5 लाख सैनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुंच चुका था। तभी उसकी लालची नजर 5 द्वीपों पर पड़ती है। पहला द्वीप था मयारू द्वीप, यहाँ के लोग शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा द्वीप था वंका द्वीप, यहाँ के लोग औषधि बनाने के लिए जाने जाते थे। तीसरा द्वीप था मुकाडू द्वीप, यहाँ के लोग हथियार बनाने और नाच गाना करने के लिए जाने जाते थे। फिर चौथा द्वीप था अर्धे द्वीप, और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार और इसके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं होती। और फिर 5वां और आखिरी द्वीप था पेरू माछी द्वीप, यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर और वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तो रोमन सम्राट की नज़र पड़ती है पेरू माझी द्वीप पर, लेकिन इन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो कि इन 5 द्वीप के बारे में जानता हो। और तभी इनकी मुलाकात होती है कुल्बा से। कुल्बा जो 5 द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। और जब रोमन सम्राट कुल्बा को बुलाते हैं कि वो पेरू माझी पर फतेह करना चाहते हैं, तब वो कुल्बा से कहता है कि अगर तुम पेरू माझी के ऊपर हमला करते हो तो वो लोग तुम्हें आराम से हरा देंगे। क्यों ना तुम्हारे पास 2.5 लाख सैनिक हो। पेरू माझी के लोगों को सिर्फ तुम छल से हरा सकते हो, युद्ध से नहीं। यह काम सिर्फ वही कर सकता है
तो रोमन सम्राट कुल्बा से कहता है कि अगर वो पेरूमाजी के एक सैनिक को मारेगा तो वो उसे 2 सोने के सिक्के देगा। तो कुल्बा कहता है कि मैं पेरूमाजी के 100 सैनिक को मारूंगा और उन सबके हाथ काट कर आपके पास लेकर आऊंगा। तो कुल्बा पेरूमाजी के सरदार से मिलने जाता है और उसे कहता है कि रोमन सम्राट को नाव के बनाने के लिए कुछ सैनिकों की जरूरत है, अगर वो यह काम कर देगा तो हमें बहुत सारा सोना देगा। तो कुल्बा 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है। वो अपने ढेर सारे सैनिक को बुला लेता है और पेरूमाजी के 100 सैनिक को मार गिराता है और उन सभी के हाथों को काट कर वो रोमन सम्राट के पास लेकर जाता है। बदले में उसे 200 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। कुल्बा के अंदर अभी भी बहुत लालच था और वो सोना चाहता है कि वो पेरूमाजी के 100 सैनिकों को और मारे ताकि उसे 200 सोने के सिक्के और मिल सके। इसीलिए वो पेरूमाजी के सरदार के पास गया और बोलता है, सरदार, रोमन सम्राट नाव के काम से बहुत खुश हुए और वो चाहते हैं कि पेरूमाजी के 100 सैनिकों को और लाया जाए ताकि वो उन्हें और भी सोने के सिक्के दे सके। पेरूमाजी के सरदार ने 100 और सैनिकों को नाव बनाने के लिए भेजा। कुल्बा फिर से पेरूमाजी के 100 सैनिक को जंगल के रास्ते ले जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में वो रुक जाता है और मालूम चलता है कि कुल्बा ने जिन 100 सैनिक को मारा था उनमें से एक सैनिक बच गया। उसने अपने सामने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, जिस वजह से उसने यह सारी बात कंगवा को बताई। तभी यहाँ पर कंगवा की एंट्री होती है और कुल्बा के जंगलों में जो सैनिक छिपे हुए थे वे सारे अब बाहर आ चुके थे। जिसके बाद यहाँ पे एक धमाकेदार फाइट शुरू होती है। बाद में अधमरी हालत में पेरूमाजी लाया जाता है, क्योंकि उनसे जो अपराध किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है, वो दंड है मौत, वो भी सभी के सामने जिंदा जलाकर। क्योंकि पेरूमाजी के लोग उसे बहुत ज्यादा ही नाराज थे, उसने गद्दारी की थी। कंगवा यहाँ पर कुल्बा से बोलता है कि जो काम तूने किया है उसका सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। कुछ सोने के लालच में कुल्बा ने यह सब किया और फिर सभी के सामने कुल्बा को जिंदा जला दिया जाता है। तभी हमें यहाँ पता चलता है, यहाँ पर कुल्बा की पत्नी और उसके बेटे पूर्वा को दिखाया जाता है और कुल्बा की पत्नी भी कुल्बा के साथ ही आग में जलकर जान दे देती है, क्योंकि वर्मा जी के लोग इनके पूरे खानदान को जलाना चाहते थे, जबकि कंगवा इसके खिलाफ था। जो कि काम उसके आदमी ने किया उसकी सजा उसके पूरे परिवार को क्यों मिले। लेकिन मरते वक्त कुल्बा की पत्नी ने कंगवा से कहती है कि वो पूर्वा का रक्षा करे। कंगवा उसे वचन देता है कि वह पूर्वा का रक्षा करेगा और उसको अपने बेटे की तरह रखेगा। लेकिन पेरूमाजी के लोग यहाँ पर पूर्वा को मारना चाहते थे, लेकिन कंगवा ने जब कहा कि वो उसका बेटा है तो किसी ने भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। अब आगे हम देखते हैं कि रोमन सम्राट को खबर मिलता है कि कुल्बा मारा गया। तब रोमन सम्राट अर्धद्वीप के सरदार उदरा के पास पहुंचा। तब हमें पता चलता है कि अर्धद्वीप के सरदार और पेरूमाजी के सरदार से कुछ खास नहीं बनती, उनके बीच में तो पहले से ही दुश्मनी है। और जब रोमन सम्राट यहाँ पर मदद के लिए अर्धद्वीप पहुंचा तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी और कहा कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे और पेरूमाजी को सत्यानाश करेंगे, क्योंकि रोमन सम्राट के पास 2.5 लाख सैनिक थे और यहाँ अर्धद्वीप के लोग भी बहुत ही खतरनाक थे। इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेरूमाजी को इस बार वो सत्यानाश करने में कामयाब रहेगा। तो हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेरूमाजी के कुछ सैनिक निहत्थे थे। तब वह अर्धद्वीप के लोग आ पहुंचे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जब यह बात कंगवा को मालूम चलती है तो यहाँ वो इन सभी का सामना करने लगता है। भले इसके पास कोई भी तलवार नहीं था, इसके बावजूद वो अर्धद्वीप के लोगों का सामना कर रहा था और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहे थे। तभी यहाँ कंगवा पूर्वा से कहता है कि वो उसकी तलवार लेकर आए। तभी पूर्वा यहाँ कंगवा की तलवार लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक कंगवा इससे लड़ाई कर रहा था और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहा था। आगे हम देखते हैं कि पूर्वा कंगवा की तलवार लेकर आता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर पूर्वा कंगवा को मार देता है, जिस वजह से कंगवा बुरी तरह घायल हो गया और पूर्वा फिर जंगलों के रास्ते भाग गया। तो कंगवा यहाँ पर बुरी तरह घायल था। इसके बावजूद इन लोगों से लड़ता रहा और बहादुरी से सामना भी कर रहा था। उदरा के 3 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों को यहाँ पर कंगवा ने मार डाला और पूर्वा यहाँ पे कंगवा के पेट में तलवार मारकर भाग गया कि तभी यहाँ कंगवा ने पूर्वा को पकड़ लिया। तभी यहाँ पर कंगवा ने पूर्वा को पकड़ा और वापस पेरूमाजी लेकर आया। वहाँ के लोग अब पूरी तरह से नाराज थे और वो भी पूर्वा को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कंगवा भी सभी को बताता है कि उसने पूर्वा की माँ से वादा किया है कि
वो उसे मरते दम तक पूर्वा की रक्षा करेगा। कि तभी हमें पता चलता है कि उदरा जल्दी ही पेरूमाजी पर हमला करने वाला है। लेकिन पेरूमाजी के लोग कहते हैं कि पूर्वा को काले जंगल में भेज दिया जाए। लेकिन कंगवा कहता है कि अगर पूर्वा काले जंगल में जाता है तो वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसने रक्षा करने का वादा जो किया है। तो अब न चाहते हुए भी कंगवा को पूर्वा के साथ काले जंगल जाना पड़ता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि काले जंगल में जो भी जाता है वहां से कभी कोई बचकर नहीं आता। लेकिन अगर कंगवा पूर्वा के साथ रहा तो पूर्वा को कुछ भी नहीं होने देगा। वो लोग काले जंगल में चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पूर्वा अभी भी कंगवा से नफरत करता है, क्योंकि कंगवा ने उसके पिता को मारा था। और इसके अंदर यह गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कंगवा पूर्वा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। दूसरी तरफ यह बात द्वीप के सरदार उदीरा को मालूम हुई कि उसके दोनों बेटों को मार दिया गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। रोमन सम्राट यहाँ पर उदीरा से कहता है कि तुमने हमारे सोना लिया, बदले में तुम्हें पेरूमाजी को बर्बाद करने का वादा किया। अगर तुम यह नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना वापस कर दो। यह सारी बातें सुनने के बाद उदीरा को गुस्सा आता है और वो रोमन सम्राट को जान से मार देता है। उसके बाद वो कहता है कि अब बात सोने की नहीं, उसके बेटे मारे गए, इसीलिए अब वो उसका निजी मामला हो गया है। और अब जब तक वो कंगवा को मार नहीं देता तब तक उसके दोनों बेटों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उदीरा का एक बेटा बचा था और वो भी पेरूमाजी की औरतों के ऊपर सफेद जंगल में हमला कर देता है। वो उन सभी को बंधक बना लेता है और वो उनसे कहता है कि कंगवा को बुला कर लाओ। लेकिन उदीरा का बेटा इन्हें बहुत हल्के में ले रहा था, जबकि कंगवा ने इन औरतों को हाई क्वालिटी वाली ट्रेनिंग दी है, जिस वजह से ये सारी औरतें यहाँ पर उदीरा के बेटे को भी मार डालती है। तो जिस तरह से पेरूमाजी की औरतों ने उदीरा के बेटे को मारा, तो सभी को यह सब कुछ अन्याय लग रहा था। तो पांचों द्वीपों के सरदार को इकट्ठा हो जाते हैं और वो न्याय करने वाले थे कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उदीरा भी मौजूद था और जब वो अपने आखिरी बेटे की लाश को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब वो यहाँ किसी की भी नहीं सुनने वाला था, जो इन द्वीपों का मुखिया थे, और वह उन्हें भी जान से मार देता है। आखिर में पेरूमाजी के सरदार को भी वह बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन मरते मरते पेरूमाजी के सरदार ने यहाँ पर कंगवा को एक बात के द्वारा खबर कर दी थी कि युद्ध का आरंभ होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ अटैक कर देता है। वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि लेकिन तभी कंगवा आ जाता है और वो उस मगरमच्छ का सामना करके उसे जान से मारकर पूर्वा की जान बचा लेता है। कि तभी बाज तार लेकर कंगवा के पास आता है और मालूम चलता है कि पेरूमाजी के सरदार को मार दिया गया है और जल्द ही युद्ध छिड़ने वाला है और पेरूमाजी के ऊपर हमला होने वाला है। फिर तभी हम देखते हैं कि उदीरा ने अपने सारे सैनिकों के साथ पेरूमाजी की तरफ बढ़ने लगता है और वो इन सभी को मारना चाहता था। तभी उदीरा और उसके सैनिकों की नजर पड़ती है काले जंगल की तरफ। वहाँ बहुत सारी आग जल रही थी, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि पेरूमाजी के सारे सैनिक तो काले जंगल में भाग गए हैं, जिस वजह से उनका सारा नाव जो है काले जंगल की तरफ मुड़ जाती है और अब सभी लोग काले जंगल की तरफ हमला स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जबकि यह सब कुछ कंगवा का प्लान होता है। वह इन सभी को काले जंगल की तरफ खींचकर लाना चाहता था ताकि पेरूमाजी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जैसे ही काले जंगल की तरफ उदीरा आता है तो यहाँ पर कंगवा उनके ऊपर हमला कर देता है। उसने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी, जिस वजह से वो इन सारे सैनिक से लड़ता है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, जिसमें पूर्वा भी कंगवा का साथ दे रहा था। तो यहाँ पर कंगवा तो उदीरा के सारे सैनिकों से लड़ने में बिजी था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उदीरा के सैनिक पूर्वा को उठाकर ले गए थे। अब पूर्वा जब नाव पर चला गया है तो कंगवा को भी नाव में जाना ही पड़ेगा। तो वही सीन शिफ्ट होती है 2024, मतलब कि प्रेजेंट टाइम, जहां पर हमें रशियन माफिया को देखते हैं जो कि एरोप्लेन के जरिए जेटा को दूसरी तरफ ले जाने वाले थे। लेकिन तभी फ्रांसिस यहाँ आ पहुंचा। उसे जेटा से अलग तरह की अटैचमेंट हो चुकी थी और जब वो प्लेन से लेकर जाने वाले थे तभी फ्रांसिस वहां पर पहुंचकर इन लोगों से फाइट करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और उसके पास हथियार भी थे। इसके बावजूद फ्रांसिस उनसे लड़ता रहा, जबकि फ्रांसिस को एक गोली भी लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम पास का सीन देखते हैं कि उदीरा ने पूर्वा को नाव से नीचे लटका दिया है। किसी भी पल शार्क पूर्वा को खाने वाली थी, लेकिन तभी कंगवा वहां पर पहुंच जाता है और वो रस्सी से यहाँ पर खींचने लगता है।
वो उसे बचा रहा था, बदले में यहाँ पर कंगवा बहुत सारी मार भी खा रहा था। पूर्वा ये सारी चीजें देख रहा था कि उसकी वजह से कंगवा मार खा रहा है और अगर इसी तरह से रहा तो वो मर भी जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पूर्वा ने अपना बलिदान दे दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर मैं मारा गया तो कम से कम एक वंश बचा तो रहेगा। तो उसने अपनी रस्सी को काट दी और खुद को सार के हवाले कर दिया, जिसे देखकर कंगवा को गुस्सा आ गया और वो यहाँ पर उदीरा के लोगों से फाइट करता है और लास्ट में उदीरा को भी मार देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में फ्रांसिस ने भी इन सभी लोगों का सामना करके इनको मार दिया था और जेटा को बचा लिया था। तो भाई पास्ट में जब पूर्वा मारा गया तो कंगवा ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो हर जन्म में पूर्वा की रक्षा करेगा, क्योंकि वो इस जन्म में पूर्वा को बचा नहीं पाया और इसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा ही दुखी था। फिल्म के आखिर में हमें मालूम चलता है कि उदीरा का एक और औलाद है जिसका नाम रक्तसनन है और वो उदीरा की रखेल से पैदा हुआ था। इस वजह से उसे बेटे का दर्जा भी नहीं दिया गया, लेकिन अब वो गद्दी पर तभी बैठेगा जब वो अपने बाप का बदला लेगा। और हमें मालूम चलता है कि दरअसल रक्तनाशन सूर्या का भाई कार्थी है, जो कि प्रेजेंट टाइम में बताया जाता है कि कार्थ की तरह ही एक रशियन माफिया में जो डॉन है, उसी ने रशियन माफिया को जेटा के पीछे लगाया है। और वो दरअसल रक्तसन को सब कुछ याद आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को कंगवा के बारे में याद नहीं आया। बस उसे जेटा से बहुत अटैचमेंट हो गई है और वो उसे बस किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अब हमारे चैनल के साथ बने रहिए। गुड बाय।